नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सुमित लोढ़ा है और आज के ट्यूटोरियल के दौरान हम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट सिलेक्शन ऑफ रिटर्न के बारे में बात करेंगे। मुझे एक ऑडियंस क्वेरी मिला था कि कौन सा रिटर्न मैं सेलेक्ट करूं। सर प्लीज इस पे एक ट्यूटोरियल बनाइए। तो अगर आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल हैं और तो आपके लिए कौन कौन से रिटर्न फॉर्म एप्लीकेबल हो सकते हैं। मैं आज एचयूएफ की बात नहीं करूंगा, मैं आज कंपनी की बात नहीं करूंगा, मैं एक फर्म की बात नहीं करूंगा, मैं केवल इंडिविजुअल जो आप और मैं, जो आप मेरे जैसा कोई अगर इंडिविजुअल है तो कौन सा रिटर्न फाइल करेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर रिटर्न फॉर्म्स की बात करें तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ रिटर्न एंड देयर आर 8 टाइप्स ऑफ रिटर्न लाइक ITR1, ITR2, ITR3, ITR4, ITR4S, ITR5, ITR6 एंड ITR7। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ रिटर्न, 8 तरह के रिटर्न्स हैं आपके लिए। तो अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो आप ये मान के चलिए केवल मैक्सिमम आपके लिए 5 रिटर्न फॉर्म ही आपके ऑप्शन में अवेलेबल है। जैसे कि ITR1 सहज जिसको बोलते हैं, और उसके आगे बात करते हैं ITR2, उसके बाद ITR3, ITR4S और ITR4 और ITR7। तो ITR4 और 4S तो एक ही हो गया लगभग, तो 1 2 3 4 और 5। अगर आप 4 और 4S को 2 मानते हैं तो टोटल 6 तरह के रिटर्न्स आपके लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो एज ए इंडिविजुअल और एज ए लेमैन जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये कंफ्यूजन होता है कि आप कौन सा रिटर्न फॉर्म में रिटर्न सेलेक्ट करें। तो इस हाफ एन आवर के ट्यूटोरियल में आपको एक ब्रीफ आइडिया दूंगा कि किस तरह से आपको अपना रिटर्न की सिलेक्शन करनी है। सबसे पहले जो हम बात करते हैं ITR1 की, ITR1 एप्लीकेबल होता है उन लोगों के लिए जिन लोगों को सैलरी से या पेंशन से इनकम मिलती है। जैसे मुझे सैलरी से इनकम मिलती है, अगर आपको भी सैलरी से इनकम मिलती है या आपको पेंशन से इनकम मिल रही है, आप रिटायर्ड हो चुके हैं और आपको पेंशन से इनकम मिल रही है, तो आप ITR1 की तरफ जा सकते हैं। पहली कंडीशन सैलरी या पेंशन की इनकम। दूसरा कंडीशन आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, तो वो मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, आपकी केवल एक हाउस प्रॉपर्टी है, उससे ही केवल इनकम आ रही है, ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम, ये सब इनकम जैसे FD है, आपका FD इंटरेस्ट है या फिर आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, इस तरह की आपकी कोई इनकम है। बट आपकी एनी अदर कोई इनकम नहीं है, लाइक आपकी विनिंग फ्रॉम लॉटरी और इस तरह की कैजुअल इनकम आपकी उसमें शामिल नहीं है, रेस हॉर्सेस से इनकम शामिल नहीं है। तो उस केस में अगर आप नॉर्मल इंडिविजुअल हैं तो मैक्सिमम, अगर इंडिविजुअल्स की बात करें तो 60% लोग तो ITR1 में कवर हो जाते हैं। रीजन भी उनकी केवल सैलरी से इनकम होती है, FD इंटरेस्ट से इनकम होती है और साथ ही उनकी अगर कुछ इंटरेस्ट से और ये इनकम हो जाती है और एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो जाती है। तो अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, आपकी इनकम सैलरी पेंशन से, आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से है और आपकी एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, और एक कंडीशन और है, आपका कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस नहीं है हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस क्या होता है, इसके लिए आप मेरा दूसरा ट्यूटोरियल देख सकते हैं। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कुछ नहीं, अगर आपका कोई पर्टिकुलर ईयर में आपका हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नेगेटिव इनकम आ रही है और आप दूसरे हेड से एडजस्ट करने के बाद में भी वो इनकम बच जाती है, नेगेटिव इनकम बच जाती है, तो उसको हम लॉस बोलते हैं। उस लॉस को आप कैरी ओवर कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर की इनकम से एडजस्ट करने के लिए। तो अगर आपका लॉस कैरी ओवर हुआ है कोई लास्ट ईयर में और इस साल उसको आपने ब्रॉड फॉरवर्ड किया है, तो उस केस में भी आप ITR1 अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से ये डिफरेंट इनकम टाइप्स ऑफ इनकम हमने देखा, और इसके साथ ही अब इसके कुछ एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस हमने ऑलरेडी कवर कर लिए। बस 3 तरह की इनकम होनी चाहिए, तो इन्होंने एक एक्सेप्शन दे दिया कि हाउस प्रॉपर्टी, एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपकी विनिंग फ्रॉम लॉटरी रिसोर्सेज, आप कौन बने करोड़पति में गए, वहां पे 1 करोड़ जीत गए, अमिताभ बच्चन से चेक मिल गया, तो उस केस में आपके पास में ये जो इनकम हुई विनिंग फ्रॉम लॉटरी हुई, मतलब आपको कैजुअल इनकम हुई जिसपे 30% टैक्स लगता है, तो उस केस में भी आप ITR1 सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। सी पॉइंट, इनकम आपकी कैपिटल गेन हैड से है, मतलब आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, तो भी आप उस केस में ITR1 सेलेक्ट नहीं कर सकते। मतलब आपने शेयर्स बेच लिए, घर बेच लिया और उससे आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गेन हो गया, तो उस केस में भी आप ITR1 सेलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर मैं यहाँ बात करूँ तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आप शेयर्स में कर रहे हैं, अपने शेयर्स बेचे हैं, 12 मंथ्स का होल्डिंग है, उसके बाद शेयर्स बेचे हैं और इक्विटी शेयर्स हैं, तो उस केस में और STT लगा है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे आपने ट्रेड किया, NSE BSE पे ट्रेड किया है, तो उस केस में
उसके ऊपर जो कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो एग्जेम्प्ट होता है, तो उस केस में उसको आप एग्जेम्प्ट इनकम कंसीडर कर सकते हैं। पर अगर आपकी एग्जेम्प्ट इनकम जैसा कि शेयर्स का जो इनकम है, गेन है, वो 5,000 रुपये से ज्यादा नहीं है, तो उस केस में आप ITR 1 सेलेक्ट कर पाएंगे। मतलब कि वो एग्जेम्प्ट इनकम होने की वजह से आप फाइल कर पा रहे हैं, ना कि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने की वजह से। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो आप एनी केस आप ITR 1 सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो भी आप नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं इनकम फ्रॉम एग्जेम्प्ट इनकम या एग्रीकल्चर इनकम। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये या उससे ज्यादा है, तो उस केस में आप ITR 1 सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। एग्जेम्प्ट इनकम लाइक आपको डिविडेंड मिल रहा है, रिलायंस के शेयर्स ले रखे हैं आपने, उसको वहां से इनकम मिल रही है, आपको डिविडेंड की इनकम मिल रही है, तो उस केस में भी आप इसको ITR 1 को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। इससे आगे बढ़ते हैं, आपका बिजनेस प्रोफेशन से इनकम है, क्योंकि हमने इधर देखा था तीन ही तरह की इनकम है, सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, अदर सोर्सेज। इसका मतलब अगर कैपिटल गेन की इनकम है या बिजनेस की इनकम है तो आप ITR 1 सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो सिंपल है, इसने वही लिखा है, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन है तो आप नहीं कर सकते। लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अगर आपको लॉस हो गया तो भी आप ITR 1 सेलेक्ट नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसके अलावा पर्सन क्लेमिंग रिलीफ ऑफ फॉरेन टैक्सेस पेड, तो फॉरेन टैक्स पेमेंट की जो डिटेल्स है वो केवल ITR 2 में ही आप शीट दी गई है, ITR 1 में उसकी नहीं दी गई है। आप इस तरह से समझ लिए कि ITR 1 जो है एक मतलब शॉर्टकट टाइप की चीज है, जो मतलब कम लोगों के लिए, सहज सहज नाम है ना इसका, तो सहज नाम है, तो एक लिमिटेड लोगों के लिए एप्लीकेबल है, मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी उनकी इनकम में या उनके सोर्स ऑफ इनकम में नहीं है। एक सिंपल सा उनका सैलरी का इनकम है, सिंपल उनका इंटरेस्ट का इनकम है, तो उस केस में हाउस वाइफ्स हैं, उनका केवल इंटरेस्ट का इनकम आता है, या फिर कोई बंदा ट्यूशन पढ़ा रहा है तो उसकी ट्यूशन से केवल इनकम है, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। तो उस केस में आप इसको ITR 1 में ही जा सकते हैं, आपको ITR 2, 3 फाइल करने की जरूरत नहीं होती है। और लास्ट में एनी रेजिडेंट हैविंग एनी एसेट्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, आपके आउटसाइड इंडिया को फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो उस केस में भी आप ITR 1 सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ तक समझ पाए होंगे कि ITR 1 आप किन किन सिचुएशंस में एप्लीकेबल हो सकता है एक इंडिविजुअल के लिए। अब हम बात करते हैं कि ITR 2 कब एप्लीकेबल होता है। तो ITR 2 इज जस्ट नथिंग, ITR 1 का एक्सटेंडेड फॉर्म है, जहां जहां आप ITR 1 यूज नहीं कर सकते तो आप वहां पे ITR 2 यूज कर सकते हैं। तो अगेन वही इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी पेंशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। बस एक इंपॉर्टेंट चीज, ऊपर केवल 3 हेड्स थे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, यहाँ पे एक हेड बढ़ गया कैपिटल गेन। अगेन बिजनेस और प्रोफेशन के लिए ITR 2 एप्लीकेबल नहीं है। मैं एक बार अगेन रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपकी इनकम ITR 2 से, मतलब अगर आपको ITR 2 सेलेक्ट करना है तो आपकी इनकम में कुछ भी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम से आने वाला इंक्लूड नहीं होना चाहिए। जैसे एक डॉक्टर है, उसको सैलरी भी मिल रहा है, एक हॉस्पिटल में वो सर्विस करता है और शाम को अपना क्लिनिक चलाता है जिसमें उसको प्राइवेट प्रैक्टिस करता है, तो उसको अपने प्रोफेशन से इनकम हो रही है शाम को, और दिन में सैलरी से इनकम हो रही है, तो उसके पास सैलरी हेड भी है, बिजनेस प्रोफेशन हेड भी है, तो उस केस में वो ITR 2 सेलेक्ट नहीं कर पाएगा। उसके लिए हम आगे चलते हैं, कौन सा अप्रोप्रिएट रिटर्न फॉर्म होगा उस डॉक्टर के लिए हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी तक यहाँ तक की बात करें तो उस बंदे की इनकम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज से होनी चाहिए। ठीक है, और ये क्लबिंग का प्रोविजन लिखा है, चलो मैं इसको भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्दर इन केस व्हेन द इनकम ऑफ अनदर पर्सन लाइक स्पाउस, माइनर चाइल्ड एक्सेट्रा इज टू बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ द एसोसिएट, दिस रिटर्न फॉर्म कैन बी यूज्ड where such income falls in any of the above category। अगर आपकी इनकम में किसी और की इनकम इंक्लूड हो रही है तो उस बंदे की जिसकी आप इनकम इंक्लूड कर रहे हो उसको भी यही सोर्स से इनकम होनी चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। अगर उसको बिजनेस से इनकम हो रही है तो आप ये फॉर्म सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली ये कंडीशन ITR 1 में भी थी। अब बात करते हैं कब ये फॉर्म यूज नहीं हो सकता। सिंपल, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, और हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज और, ITR 1 जो है केवल इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है, आप और मेरे जैसे इंडिविजुअल के लिए। लेकिन ITR 2 एक HUF पे फाइल कर सकता है। अगर HUF की इनकम इन सोर्सेज से हो रही है तो एक चाहे इंडिविजुअल हो चाहे HUF हो, वो ITR 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सिंपल सा फॉर्मूला, ITR 2 कब सेलेक्ट नहीं होगा एक इंडिविजुअल के लिए, जब उसकी इनकम में अपना बिजनेस और प्रोफेशन से कोई इनकम शामिल हो रही है तो ITR 2 सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। आगे बात करते हैं ITR 3 की। अब बात करते हैं ITR 3 में सिंपल फंडा है, अगर आप कोई
पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं और आपको आपकी फर्म से शेयर ऑफ प्रॉफिट, आपको कमीशन, इंटरेस्ट इनकम और ब्रोकरेज इस तरह की इनकम मिल रही है और आपके बिजनेस और प्रोफेशन हेड में इसके अलावा कोई भी इनकम नहीं आ रही, मतलब आपका कोई प्रोप्राइटरशिप बिजनेस खुद का नहीं है, ठीक है। तो आपको प्रोप्राइटरशिप बिजनेस नहीं है तो आपकी और कोई इनकम नहीं हुई, और आपकी जब कोई और इनकम नहीं है और आपके बिजनेस हेड में केवल ये इनकम्स हैं तो भी आप ITR 3 फाइल कर सकते हैं जब आप एक पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक पार्टनर XYZ पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूँ, ठीक है। मेरे को पार्टनरशिप फर्म से इंटरेस्ट मिल रहा है, सैलरी मिल रही है और इसके अलावा मेरे को कमीशन, ब्रोकरेज सब मिल रहा है, तो ये सब मेरी इनकम मेरे बिजनेस और प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होती है, तो ये मेरी बिजनेस प्रोफेशन हेड में जाएगी। तो उस केस में मैं ITR 3 सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा मेरी इनकम सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से, कैपिटल गेन से, अदर सोर्सेज से हो सकती है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट मेरी इनकम क्या नहीं हो सकती, मेरे को मेरा कोई और प्रोप्राइटरशिप बिजनेस नहीं होना चाहिए। जैसे एक तो मैं XYZ में पार्टनर भी हो गया, अब मैंने एक X रिटेल फर्म खोल ली, Y मैन्युफैक्चरिंग फर्म खोल ली, तो उन X और Y प्रोप्राइटरशिप फर्म से भी मेरे को प्रॉफिट्स आ रहे हैं, तो मेरे बिजनेस और प्रोफेशन में केवल पार्टनरशिप फर्म से तो इनकम नहीं हुई, तो मेरी इनकम में प्रोप्राइटरशिप फर्म से भी कोई इनकम हो गई। तो जब भी कोई भी पार्टनर ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म को कोई उसका खुद का भी कोई प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है और वो पार्टनरशिप फर्म में भी अगर पार्टनर होने की वजह से उसको इनकम मिल रही है, तो उस केस में वो ITR 3 सेलेक्ट नहीं कर पाएगा। उस केस में उसके लिए ऑप्शन क्या बचेगा, ITR 4। आगे देखेंगे उसको, लेकिन अभी अभी की स्टेज में देखेंगे ITR 3 एप्लीकेबल नहीं होगा, मैं इतना जानता हूँ, ठीक है। ITR 4 होगा नहीं होगा आगे देखेंगे, ठीक है। ITR 3 कवर हो गया, तो हमने सीख लिया ITR 1 कब आप अप्लाई कर सकते हैं, ITR 2 कब अप्लाई कर सकते हैं, ITR 3 कब अप्लाई कर सकते हैं। आप ITR 4S की बात करते हैं, सुगम। अगेन सुगम मतलब नॉन टेक्निकल टाइप का, इसमें ज्यादा, जिसमें मतलब काफी रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे इसमें कि जिनके बहुत सिंपल सिंपल टाइप की इनकम होगी वही लोग फाइल कर सकते हैं। सुगम अगेन इजी जिसको बोलते हैं। तो ये रिटर्न फॉर्म वो लोग सेलेक्ट कर सकते हैं जो अपनी इनकम को प्रिजम्पटिव बेसिस पे डिक्लेयर करते हैं। तो प्रिजम्पटिव बेसिस पे जैसा कि सेक्शन 44AD और 44AE, 44AD रिटेल बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप अपना ग्रॉस टर्नओवर का 8% प्रॉफिट अगर शो कर देते हैं तो इस केस में आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, तो आपको मिनिमम 8% ऑफ योर टर्नओवर आपको प्रॉफिट डिक्लेयर करना है। प्रिजम्पटिव बेसिस पे गवर्नमेंट ने माना है कि अगर आप 8% डिक्लेयर कर लेते हैं तो आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे है। जैसा मेरे केस में मेरा 10 लाख रुपीस का कोई टर्नओवर है, मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा एक शॉप है, मेडिकल का शॉप है, और मेडिकल के बिजनेस से मेरे को 10 लाख रुपीस का टर्नओवर मिलता है, तो मिनिमम 8% ऑफ दैट टर्नओवर मतलब 80,000 रुपए, 80,000 रुपए मेरे को अगर मिनिमम प्रॉफिट मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उससे कोई मतलब नहीं है मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट रखा है नहीं रखा है, मैंने उसको ऑडिट करवाया नहीं करवाया, उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उस 8% मेरे को मिनिमम डिक्लेयर करना है। उस 8% के अलावा मेरे को कोई भी एक्सपेंसेस लाइक डेप्रिसिएशन, ये कोई एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होगा। ये एज्यूम कर लिया जाएगा कि मैंने सारे ही एक्सपेंसेस उसमें 92% में क्लेम कर लिए हैं, तो मिनिमम 8% आप दिखाया। ये सेक्शन 44AD हो गया। सेक्शन 44AE की बात करते हैं। सेक्शन 44A ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होता है। तो ट्रांसपोर्ट बिजनेस में भी उसमें लिमिट्स हैं कि अगर आपके पास हैवी व्हीकल है तो पर डे आप कितना उसमें शो करेंगे, पर मंथ एग्जैक्टली, कि अगर आपकी हैवी व्हीकल है तो 5,000 रुपीज पर मंथ अगर आप उसका हायर चार्जेस शो कर देते हैं, और आपका नॉन हैवी व्हीकल है तो उसके इसमें आप 4,500 रुपीज आप मिनिमम अगर शो कर देते हैं पर मंथ के बेसिस पे, तो उसके बाद में आपको उतना अगर आप डिक्लेयर कर दें तो आपको कोई भी बुक्स अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, उसका ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। ये प्रोविजंस इसलिए है कि छोटे एसएससीज को ये सब ऑडिट और अकाउंट मेंटेन करने के जो हर्डल आ रही है उस हर्डल को से निकालने के लिए, कि एटलीस्ट जो छोटे एसएससीज हैं उनको सिंपल सा इतना प्रॉफिट दिखाया और वो इन सब हैरेसमेंट से बच सकें। तो अगर आप उस तरह का इनकम प्रिजम्पटिव बेसिस पे आपका टैक्सेशन हो रहा है 44AD और 44AE के अंदर, अगर बिजनेस हेड की बात करें, इसके अलावा आपकी सैलरी, कैपिटल गेन हेड से इनकम है वो तो सिमिलर है। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट आप यहाँ नोटिस करेंगे कि ITR 4S और ITR 1 में क्या डिफरेंस था। बेसिकली ITR 1 में सारी इनकम थी, सैलरी, पेंशन, इनकम,
इनकम फ्रॉम ओनली वन हाउस प्रॉपर्टी, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस नहीं होना चाहिए, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लाइक इंटरेस्ट, एफडी का इंटरेस्ट, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, अदर डिविडेंड इनकम वगैरह, तो उसमें भी एक्सक्लूडिंग विनिंग फ्रॉम लेटरी हॉर्स एसेस। तीनों इनकम आईटीआर 1 की कॉमन है, आईटीआर 1 में भी तीनों ही इनकम थी। आईटीआर 4S में बस प्रिजम्पटिव जो बिजनेस हेड से प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाली इनकम है वो जुड़ गई। तो हो आप इसको आईटीआर 1 के कंपैरिजन में देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी अगर एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टीज हैं या आपका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है हाउस प्रॉपर्टी हेड में, या फिर आपकी कैपिटल गेन हेड से कोई इनकम है, तो आप आईटीआर 4S सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आईटीआर 1 और आईटीआर 4S बहुत रिस्ट्रिक्टेड है कि चार, इस एक में 3 तरह की इनकम और दूसरे में 4 तरह की इनकम। एक में 3 तरह की इनकम मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ओनली वन हाउस प्रॉपर्टी, और तीसरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसमें भी आपको कैजुअल इनकम हुई है लाइक प्राइज विनिंग रेस हॉर्सेस, तो आप आईटीआर 1 सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आईटीआर 4S में वो 3 इनकम तो है ही, प्लस एक इनकम और जुड़ गई अभी प्रिजम्पटिव बेसिस पे अगर आपका कोई इनकम फ्रॉम बिजनेस है तो। अगेन वो ही एक्सेप्शंस जो हमने आईटीआर 1 में देखे थे, देयर शुड नॉट बी मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम विनिंग फ्रॉम लॉटरी और इनकम फ्रॉम रेस हॉर्सेस नहीं होना चाहिए, कैपिटल गेन हेड से इनकम नहीं होनी चाहिए, मतलब कि आपने शेयर्स बेचे, आपने घर बेचा, उसमें आपको कोई गेन या लॉस हो गया तो आप ये नहीं, ये रिटर्न इनकम रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। आपकी 5,000 रुपए से ज्यादा एग्जाम्प्ट इनकम में 5,000 रुपए तक है तब ठीक है, अगर 5,000 रुपए से ज्यादा है तो आप अगेन ये रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, स्पेकुलेटिव बिजनेस से आपको अगर कुछ इनकम हुई है तो फिर भी आप ये रिटर्न आईटीआर 4S फाइल नहीं कर पाएंगे। अगेन अगर इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आपकी इनकम फ्रॉम प्रोफेशन भी है, ठीक है, और जो कि 44AA में, जैसे आप डॉक्टर का प्रोफेशन भी कर रहे हैं और आपके मेडिकल शॉप भी है और मेडिकल शॉप में आप 44AD का एडवांटेज ले रहे हैं और डॉक्टर का बिजनेस, डॉक्टर का प्रोफेशन भी कर रहे हैं, तो उस केस में आप आईटीआर 4S सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो प्रिजम्पटिव इनकम का जो बेनिफिट है 44AD जो है वो केवल बिजनेस के क्लास लोगों के लिए अवेलेबल है, वो प्रोफेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो अगर आपकी 44A में कोई इनकम है या एजेंसी बिजनेस से कोई इनकम है कमीशन ब्रोकरेज की, तो आप ये रिटर्न अगेन फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आप फॉरेन टैक्स जो पेमेंट किया है उसका 90, 90A या 91 में अगर उसका रिलीफ क्लेम कर रहे हैं तो अगेन आप उसका आईटीआर 4S नहीं सेलेक्ट कर पाएंगे। और अगेन वही पॉइंट, अगर आप रेजिडेंट है, आपकी एसेट आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है, या आपका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है और या आप साइनिंग अथॉरिटी है, उस केस में भी आप आईटीआर 4S सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ तक हमने आईटीआर 4S तक देख लिया। अब देखिए जिस तरह से आईटीआर 1 का तोड़ गया था आईटीआर 2, जब भी हम आईटीआर 1 में कुछ कुछ इनकम जैसे एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी हो गया आईटीआर 2 में जाना पड़ रहा था, कैपिटल गेन से हेड से इनकम हो गया था आईटीआर 2 में जाना पड़ रहा था, तो उसी तरह से आईटीआर 4S में यहाँ पे बिजनेस ऐड हो गया था, ठीक है। लेकिन बिजनेस के अलावा ये सब कंडीशंस ऐड हो गई थी, एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी या कैपिटल गेन। तो जैसे ही मेरी इनकम बिजनेस से है, आईटीआर 4 मतलब कॉम्प्रहेंसिव, सब कुछ है उसमें। आईटीआर अगर इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन भी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी है, कैजुअल इनकम भी है, एग्रीकल्चर इनकम भी है, एग्जेम्प्ट इनकम भी है, कुछ भी है, तो मैं आईटीआर 4 सेलेक्ट कर पाऊंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज आईटीआर 4 और आईटीआर 2 के बीच का अगर डिफरेंस देखूं तो आईटीआर 2 भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, बट आईटीआर 2 की अपनी लिमिटेशन है कि वो अगर आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन है तो आईटीआर 2 आप सेलेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन अगर आईटीआर 2 की ही सारी इनकम है, ये मान लीजिए आईटीआर 2 की सारी इनकम है और उसमें एक इनकम बिजनेस प्रोफेशन भी ऐड हो गई, ये एक्सेप्शन भी हट गया, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, तो उस केस में आप आईटीआर 4 सेलेक्ट कर पाएंगे। आईटीआर 4 का सीधा फंडा, अगर आपका कोई भी इनकम आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म से आपको इनकम हो रही है, बिजनेस इनकम हो रही है, तो आप उस केस में आईटीआर 4 सेलेक्ट कर पाएंगे। लेकिन पार्टनरशिप फर्म से हो रही है तो अगेन आप आईटीआर 3 में जाएंगे, और पार्टनरशिप फर्म भी है, प्रोप्राइटरशिप फर्म भी है, सब कुछ है, तो आईटीआर 4 में आ जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट, ये तो बहुत कम ही लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है, तो ये पर्टिकुलरली ट्रस्ट एक्सेट्रा के लिए एप्लीकेबल होता है, जिनको 139 4A 4B 4C 4D के अंदर अपना रिटर्न फाइल करना है।
तो वो लोग चैरिटेबल ट्रस्ट और ये इस तरह के जो लोग होते हैं उन लोगों के लिए ITR 7 एप्लीकेबल होता है। लेकिन नॉर्मल इंडिविजुअल की बात करें तो ITR 1, 2, 3, 4 और 4S, बस ये 5 रिटर्न आपने ध्यान रख लिए, बहुत हो गया। तो होपफुली इस ट्यूटोरियल से लाखों लोगों को फायदा होगा जो इस साल अपना इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 14-15 जिसके लास्ट डेट अगर आप एक इंडिविजुअल या HUF है तो उसके लिए 31 जुलाई 2014 है, के लिए अपना रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं। अगर आपको सिलेक्शन ऑफ रिटर्न के संबंध में कोई भी तरह की क्वेरी है, मैंने इसके अलावा एक पर्टिकुलर रिटर्न फॉर्म पे भी एक ट्यूटोरियल बनाया है कि व्हेन यू कैन सेलेक्ट ITR 1, व्हेन यू कैन सेलेक्ट ITR 2, व्हेन यू कैन सेलेक्ट ITR 3, इस तरह से भी मैंने एक अलग-अलग ट्यूटोरियल्स बना रखे हैं। तो आप पूरा मेरा प्लेलिस्ट है सिलेक्शन ऑफ रिटर्न को, उसको देख सकते हैं फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सिलेक्शन ऑफ रिटर्न। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है सिलेक्शन ऑफ रिटर्न के लिए तो आप केवल मेरे को आपकी टाइप्स ऑफ इनकम लिख करके मेरे ईमेल आईडी learnwithloudhas@gmail.com पर मेरे को मेल कर सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि कौन सा रिटर्न फॉर्म आपके लिए अप्रोप्रिएट रहेगा। इसके अलावा आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे अपना मैसेज दे करके, व्हाट्सएप मेरा नंबर है 9820978036 पे आप व्हाट्सएप करके आपकी टाइप ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम और आपका टाइप ऑफ एसएससी मतलब आप इंडिविजुअल हैं, फर्म है, कंपनी है, क्या है वो आप लिख लीजिए। प्लस आप ये लिख लीजिए आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्या क्या सोर्स ऑफ इनकम आप इंक्लूड करना चाहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न में। तो जैसे इंटरेस्ट इनकम है, FD का इंटरेस्ट है, या सैलरी इनकम है, फैमिली पेंशन का इनकम है, किस तरह का इनकम है वो आप एक बार डाल दीजिए। ये सब आप डाल के मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए। मेरा नंबर है 9820978036 पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जरिया, आप मुझे फेसबुक, जो कि मेरा फेसबुक ऑफिशियल फेसबुक पेज है www.facebook.com/learnwithlodas पे आके अपनी सिलेक्शन ऑफ रिटर्न के रिलेटेड जो भी क्वेरीज है मुझे पोस्ट कर सकते हैं। मैं वहाँ पे आपकी क्वेरीज के रिप्लाई करने के लिए तैयार रहूँगा। मैं एक मिशन पे हूँ जो जो एक फ्री नॉलेज शेयरिंग, फ्री एजुकेशन के कैंपेन पे हूँ। तो अगर आप हम इस मिशन को सपोर्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से अपने फ्री ट्यूटोरियल्स बनाता हूँ और जो नॉलेज है जो कुछ लिमिटेड लोगों के हाथ में आ गया है और जिसे लोग एक कमर्शलाइज कर रहे हैं, तो उसको अगर आप रोकना चाहते हैं और मेरे मिशन को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ऊपर आ रहे रेड बटन जो कि सब्सक्राइब बटन है, उस बटन पे क्लिक करके हमें एक फीडबैक दे सकते हैं, एक गुरु दक्षिणा दे सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको अगर ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी इनकम टैक्स से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड, सर्विस टैक्स से रिलेटेड, वैट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं और स्पेसिफिकली जो CA स्टूडेंट्स हैं जो IPCC और CA फाइनल या ICWA इंटर या ICWA फाइनल के एग्जाम्स दे रहे हैं, उन लोगों के लिए अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरीज हैं रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट तो भी आप मेरे को मेरे फेसबुक पेज पे पोस्ट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा उस पर डाउट को सॉल्व करने का और साथ ही मैं ट्राई करूँगा उस पर एक वीडियो ट्यूटोरियल आपके लिए कस्टमाइज एक बना दूँ। तो एक बार एक नए लेसन में मैं एक बार फिर आप सभी लोगों से मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।